कभी क्वेश्चन सीधे बन जाता है कितना बजट का आवंटन हुआ, जैसे हम बताए थे ना। यस सर। कृषि ऋण में 20 लाख 20 लाख करोड़ है। यस सर। और उसमें से 6,000 करोड़ लक्षित निवेश को ये मत्स्य के लिए। हाँ मत्स्य योजना के लिए। वो उप योजना उसमें जो उप योजना। हाँ ये किस लिए थी? मछुआरों के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। हाँ मछुआरों को गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे समुद्र के किनारे उनका जहाँ मछली व्यापार होता है वहाँ की व्यवस्था नहीं है, जैसे उसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं वहाँ गंदगी है, उसकी साफ सफाई इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि हाँ मछुआरों को गतिविधियों में सब कुछ आ जाएगा उनके लिए। अब मछुआरों के लिए नियम भी होता है समुद्र में कितना दूर जा पकड़ सकते हैं, नहीं चले जाएंगे। देखेंगे जब कभी कोई ऐसा होता है तूफान आने वाला हो और कोई ऐसा काम हो कि कोई से तबादला जहाज आने वाला है कुछ, उनके लिए एडवाइजरी जारी की जाती है कि समुद्र में न जाएं। अब अगला पॉइंट उसी में नोट करिए, स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल संवर्धन, इस पे कितना किया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल संवर्धन, इसमें देखिए पहला है स्वास्थ्य में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज। सरकार का वो है, तो सुन लीजिए तो हम दिखाते हैं इसको कि हर जिले में लगभग, जैसे यूपी का ही लेती है कि हर जिले में लगभग एक मेडिकल कॉलेज हो। अभी बस्ती जिले में भी मेडिकल कॉलेज खुला है ना, लगभग जहाँ जहाँ नहीं वहाँ शिलान्यास हो रहा है। अभी कुछ जिलों में भी नहीं है लेकिन अधिकतर जिलों में मेडिकल कॉलेज हो चुका है, जहाँ नहीं वहाँ भी शिलान्यास किया जा रहा है। तो इसमें नोट करिए, जैसे इस गवर्नमेंट की जो चीजें होती हैं एनडीए की 2014 से ही अब की बार इसको लेके चला जा रहा है। यस सर। कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई, मोदी जी की नेतृत्व में, तो 2014 से ही इसको लेके, जैसे लिखिए इसमें वर्ष 2014 से ये देश की बात हो रही है, वर्ष 2014 से स्थापित, वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों, मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ स्थानिक 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। हो गया? यस सर। वर्ष 2047 तक इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए, स्किल मार्कर लाया कोई, स्किल सेल एनीमिया, स्किल सेल एनीमिया एक प्रकार की एनीमिया है, उसी में स्किल सेल एनीमिया है। स्किल सेल एनीमिया, स्किल सेल एनीमिया लिख रखे ना, लिख दे एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया इसको लिख लीजिए तो समझाते हैं इसको। स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। एक उन्मूलन की शुरुआत की जाएगी।
देखिए हो गया। इसमें ये लिखवाए हैं कि 157 मेडिकल कॉलेजों के सस्थानिक का मतलब कि उनसे जुड़े हुए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नर्सिंग कॉलेज जो मेडिकल से संबंधित और पढ़ाइयाँ होती है, जैसे पैरामेडिकल हो गया, फिजियोथेरेपी, इस तरह की चीजें, जैसे फार्मासिस्ट होते हैं तो क्या होते हैं, ये तो मेडिकल क्षेत्र से ही जुड़े हैं, लेकिन मेड डॉक्टर दूसरे होते हैं, ये सब उससे संबंधित है, इसीलिए इसको सस्थानिक कहा गया है। और इसमें एक लिखवाया हूँ कि 2047 तक स्किल सेल एनीमिया, 2047 तक स्किल सेल एनीमिया को उन्मूलन मतलब समाप्त करने। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होती है और अधिकतर यह महिलाओं में होता है, पुरुषों में भी पाया जाता है लेकिन महिलाओं में ज्यादा होता है। आगे नोट करिए। इसमें अब आगे अध्यापकों का प्रशिक्षण, शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण नवोन्मेषी शिक्षा, शिक्षा, ठीक, नवोन्मेषी शिक्षा ये न है, नवोन्मेषी शिक्षा कामा विज्ञान पाठ चर्चा संव्यवहार सतत पेशेवर विकास और आईसीटी कार्यान्वयन के लिए नवोन्मेषी शिक्षा, विज्ञान पाठ चर्चा संव्यवहार, सतत पेशेवर विकास और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा, मतलब उसको दोबारा किया जाएगा। जो अध्यापक हैं उनको तो एक प्रशिक्षण लेके नौकरी में आते हैं, लेकिन ये उनकी कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए बीच बीच में इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। नवोन्मेषी शिक्षा क्या होती है? जो नए नए टेक्नोलॉजी शिक्षा में आ रही है वो नवोन्मेषी शिक्षा है। और इसमें देखिए बताया गया है कि इसके लिए पुनर्कल्पित किया गया है ट्रेनिंग के लिए। इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए किसको जिम्मेदारी सौंपी गई है? डाइट को। यही होते हैं जिला प्रशिक्षण संस्थान ही डाइट होते हैं, जहाँ ट्रेनिंग की जाती है ना, बीडीसी ट्रेनिंग कहाँ चलती है? डाइट में, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। इनको और उत्कृष्ट मतलब यहाँ सुविधाओं से और लैस किया जा रहा है। अब ये समाप्त हो गया। समावेशी विकास में क्या क्या था लगभग इसमें समाप्त हो गया। हम साथ में जितना था मतलब मेन चीज आप लोगों को नोट करा दी है, ठीक। अब दूसरा प्राथमिकता है सप्तऋषि क्षेत्र में जो सातों था उसको बताया था ना, क्या नाम दिया गया? सप्तऋषि। इसमें दूसरा प्राथमिकता नोट करिए,
समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। समाज का अंतिम व्यक्ति कौन माना जाता है? जो पिछड़ा जो एकदम पिछड़ा नहीं, जो एकदम निचले लेवल पे हो, उसको किसी चीज की सुविधा प्रदान नहीं है, उसको माना जाता है। और इसमें तो यहाँ पे जो है समावेशी विकास में तो हम बता ही रहे थे, यहाँ पिछड़ा और उसमें तो सब शामिल कर लिए गए। कल लिखा है, बताया था ना कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग, महिला, सब शामिल कर लिए गए। इसमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, भारत का संविधान भी क्या करता है कि हमारा जो कानून है वो अंतिम व्यक्ति तक सबको अधिकार देता है, सबको बराबर अधिकार मिलता है। कानून क्या मानता है? सब लोग समान हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और कोई व्यक्ति किसी के अधिकार का हनन हो रहा है तो वह डायरेक्ट न्यायालय जा सकता है। PIL आप लोग पढ़े होंगे, तो PIL के माध्यम से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट जाना चाहे 226 के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसमें नोट करिए, इसमें मैं बस कोई आंकड़ा है उसी को नोट करवाता हूँ, थोड़ा सा देखिए, ठीक? तो ये लिखा है, पता नहीं। चलिए इसमें नोट करिए क्या क्या है। समाज के अंतिम छोर, इसका उद्देश्य क्या है? समाज के अंतिम छोर वह व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु, और अधिक तेज तो नहीं बोल रहे हैं ज्यादा? नहीं सर। और अधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन लिख लेंगे आप लोग ना, लिख रहे हैं? यस सर, लिख लेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति, सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है। सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है। आप लोग पूरी सब्जेक्ट खत्म हो गई, जो सब्जेक्ट थे, जैसे जाकर के हिस्ट्री, पॉलिटी, यस सर। कब से कोचिंग कर रहे हैं आप लोग? 14 जून से। अच्छा, ये करंट और ये सब बचा है जी के। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर सरकार ने और अधिक केंद्रित करने के लिए कुछ नए मंत्रालय भी बनाए हैं। जैसे आयुष मंत्रालय पहले नहीं था, इधर आयुष मंत्रालय बनाया गया। आयुष में क्या है? आयुर्वेदिक दवाओं और उनको व्यक्तियों को कैशलेस सुविधा दी जा रही है, जैसे जिनका आयुष्मान कार्ड बना है। इसीलिए उसमें सबके तक पहुंचने के लिए कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो वंचित है, उसके तक पहुंचा जाए। मत्स्य पालन अधिकतर जो मछुआरे काम करते हैं वो निम्न स्तर के, उनका रहन सहन होता है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। पशुपालन, डेयरी, कौशल विकास का मतलब क्या होगा? जो किसी चीज में स्किल डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे डेयरी उत्पादन में ही बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, कृषि में बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, एक कौशल विकास का। जल शक्ति, जल से इसमें एक नया, देखिए इसमें
लिखा गया है सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इस सब मंत्रालय में गठन किया गया, लेकिन सबसे नया मंत्रालय कौन है? सहकारिता मंत्रालय। और पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। इसको अभी बनाया गया इसी काल में अमित शाह को। और एक संविधान में नया संशोधन किया गया 97C, उसी के तहत एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जाएगा। और पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सहकारिता का ये जो था कोऑपरेटिव बैंक पहले भी होते थे, लेकिन इसके लिए मंत्रालय नहीं था। यूपी में था, केंद्र स्तर पे नहीं था। आज भी देखेंगे आप लोग, कहीं कहीं यहाँ पे होगा हर जिले में। और इन बैंकों को इसलिए बढ़ावा दिया जाता है कि सहकारिता मतलब इसमें जो ये ग्रामीण स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराएं और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करें। इस मंत्रालय गठन इसलिए भी किया गया कि जो सहकारी बैंक थे, सहकारी बैंक जो होते हैं इसमें ये लगभग नृत्य प्राय हो चुके थे, इसलिए अब मंत्रालय बन गया तो इनके लिए फंड जारी होगा सब कुछ, इसीलिए कुछ नए मंत्रालयों का गठन किया गया। अब अगला है आकांक्षी जिला। क्या? जल शक्ति, जैसे जहाज रानी है और ये सब है। जल शक्ति मंत्रालय तो था ही पहले। जल शक्ति, जल से बिजली का उत्पादन, ये सब पहले से था। इसमें क्या और बढ़ाया जा रहा है? कौशल विकास। जल शक्ति है, जल शक्ति जैसे बिजली बनाई जाती है ना जल से भी, तो इसमें जल से बहुत चीजें हो रही हैं। तो उसके जो किनारे के हैं समुद्र के, यहाँ जैसे भारत एक प्रायद्वीपीय देश है ना, तो जो ये एरिया है इधर का जो व्यवसाय है, व्यापार है, किससे जुड़ा रहता है? समुद्र संबंधी। जल शक्ति से व्यापार है, पर्यटन है, इधर जो भी चीजें हैं सब समुद्र से जुड़ी हैं। ये जो है अप्रायद्वीप किसे कहते हैं? चारों ओर से, तीन ओर से कम उससे घिरा। तो इसमें टेक्नोलॉजी की क्या है? टेक्नोलॉजी जल शक्ति पर वो देखे कौन चक्रियों की कभी देख रहे हैं, ये सब वो टेक्नोलॉजी के ही तत्व हैं। ये परंपरागत स्रोत माने जाते हैं, लेकिन नहीं थे। अब यहाँ पे ज्यादा तक हो रही है। कभी जाइए गुजरात में तो देखेंगे आप कौन चक्की बनी रहती है ऐसे पंखे की तरह। हाँ, अब अगला जैसे आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम। कुछ जिले हैं जिसे उनको आकांक्षी किया जाता है। आकांक्षी जिले जो होते हैं वहाँ सुविधाएं कम होती है, उनको अलग से बजट दिया जाता है। और जैसे यूपी में 10 जिले हैं आकांक्षी, 7 जिले, सिद्धार्थनगर भी जिसमें है, हाँ श्रावस्ती है, बलरामपुर है, इस मिर्जापुर है, तो जहाँ पे सुविधाएं कम है इनके लिए अलग से बजट जारी किया जाता है। चंदौली है। अब अगला पॉइंट नोट करिए इसमें, और इसमें एक जाइए आकांक्षी जिलों में 500 ब्लॉक को शामिल किया गया है। पूरे देश में कितने ब्लॉक हैं? आकांक्षी ब्लॉक। इसी तरह जैसे आकांक्षी जिले थे, इसी तरह एक आकांक्षी ब्लॉक की भी योजना लाई गई। ये जो पिछड़े रूप से रहते हैं ब्लॉक, उनको विशेष सुविधा दी जाएगी। विशेष सुविधा मतलब आर्थिक रूप से उनको धन का आवंटन ज्यादा किया जाएगा कि ये विकास करें। अब अगला पॉइंट है में प्रधानमंत्री पीबीपीजी योजना। इसको हिंदी में भी आप लोग ऐसे चाहें तो लिख लीजिए, इसी तरह लिखना चाहें तो ऐसे जी प्रधानमंत्री पीबीपीजी योजना।
ये योजना किस लिए लाई गई? ये योजना मुख्यतः जनजातियों की आर्थिक स्थिति को और सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए लाई गई। प्रधानमंत्री विकास ट्राइबल और जी का क्या ग्रोथ होगा पता नहीं, इसमें वो नहीं हमको फार्म का पूरा आइडिया है। जो भी इसको देख लीजिएगा उससे, क्योंकि ऐसे ही लिखा है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातियों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों का सुधार करना। देखिए इसमें क्या क्या है, इसको लिख लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य जनजाति समूहों के, उसको देख लीजिएगा आप लोग क्या फुल फॉर्म है इसका। जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, ये सब योजनाएं पहले से चल रही हैं, लेकिन जहाँ कोई योजना हो ऐसा तो है नहीं कि एकदम संपूर्ण 100% लोगों के पास पहुंच गई। जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंची है वहां के लिए विशेष रूप किया गया है। स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य पोषण, दूरसंचार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तो दूरसंचार लगभग हर जगह हो गया दूरसंचार, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी सुदूर क्षेत्र माने जाते हैं, वहाँ पे दूरसंचार में दिक्कत होती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं और जगह है। एक है जैसे सूखा क्षेत्र, सूखा क्षेत्रों के लिए जल का प्रबंध। इसके लिए 5300 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की गई, भद्रा योजना। सुन लीजिए तब इसको नोट करा देते हैं सीक्वेंस से। और जो सूखा क्षेत्र है, सूखा अधिकतर कहाँ पड़ता है भारत में? राजस्थान तो मतलब वो सूखा नहीं पड़ता, वो तो पृष्ठ है, ऐसा प्रदेश है वैसे रहता है। कर्नाटक साइड कुछ जिले जो भारत के हैं, 4-5 जिले हैं, 4 जिले, उनको सूखा जिला ही घोषित किया गया है। जैसे उड़ीसा में कालाहांडी है, हाँ ऐसे हैं 4 जिले हैं, उनको सूखा जिला घोषित कर दिया गया है। तो उन क्षेत्रों के लिए एक योजना शुरू की गई है, भद्रा योजना, और 5300 करोड़ रुपए की उस योजना में केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाए सीधे कि भद्रा योजना क्या है, इस तरह से, तो इसमें नोट कर लीजिए। सूखा क्षेत्रों के लिए जल, राजस्थान तो ऐसा है कि शुष्क प्रदेश आता है, वहां तो बारिश होनी ही नहीं। क्यों नहीं होती है बारिश राजस्थान में? पर्वत है, लेकिन वो जो इतना ऊंचा नहीं है, जो हवाएं जाती हैं कि इतनी ऊपर जाए कि उनको वाष्प में रोक सके हवाएं। जैसे इधर के क्षेत्रों में क्या है, हिमालय पर्वत है, हवाएं इतनी ऊपर जाते 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 ठंडी पड़ जाती हैं, वो वाष्प में बदलने लगती है, बारिश होने लगती है। लेकिन वहाँ पे अरावली पर्वत ऊंचाई इतनी नहीं है, उससे वो क्रॉस कर जाती है, वो क्रॉस कर जाती है और उससे बारिश नहीं हो पाती है। जो मतलब कुछ ऐसी हवाएं आती होंगी जो थोड़ी बहुत होती है, बहुत ज्यादा नमी रहेगी तो थोड़ी ऊंचाई पे ही बारिश हो गई। नोट करिए इसमें सूखा क्षेत्रों के लिए जल। कर्नाटक के सूखा क्षेत्र
तथा क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई सुविधा सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने तथा पेयजल टैंकों को भरने के लिए पेयजल भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को परियोजना को 5300 करोड़ रुपए 5300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। किसके लिए दी जा रही है? सूक्ष्म सिंचाई में क्या होगा? ट्यूबवेल लगेंगे और लगेंगे, जैसे टैंक भरने को इसमें है। इन योजनाओं के लिए 5300 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। भद्रा योजना, ऊपरी भद्रा योजना का। अब इसमें आगे देखिए पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना पहले से चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। आप लोग देखते होंगे बस्ती में, मैं देखा हूँ कि बस्ती में तो बहुत ज्यादा पीएम योजना में घर बने। हम लोग तरफ इतने घर नहीं है बस्ती, जितने आप देखते हैं घर गली गली में प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बने। इस योजना में भी 7900 करोड़ रुपए 79,000 करोड़ रुपए पहले इसमें व्यय था। इसे नोट करिए, निकालते हैं। पीएम आवास योजना के लिए नोट करिए, हेडिंग डाल दीजिए पीएम आवास योजना। इस योजना के लिए 7900 करोड़ रुपए से अधिक 79,000 करोड़ रुपए से अधिक धन का आवंटन किया गया है। ये तो हो गया समाज के अंतिम व्यक्तियों तक पहुंच गई। दूसरा समाप्त हो गया। साथ है ना, समावेशी विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। इसमें एक योजना और इसमें जुड़ी है पीएम योजना जैसे एक डिजिटल पूरा लेख संग्रहालय। इसी में हाँ नहीं, इसी में मतलब दिया है, उसको नोट कर लीजिए। भारत साझा, अलग से भारत साझा मतलब ये पूछ सकता है कि क्या है? पूरा लेख निधान भारत साझा पूरा लेख निधान एक डिजिटल संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। जैसे पांडुलिपियों के लिए, जैसे बहुत पुरानी पांडुलिपियां मिल रही। पांडुलिपियां क्या होती है? जो हमारी प्राचीन समय में हाथ से लिखी और पुरानी चीजें, तो उनके लिए सुरक्षित करने के लिए एक डिजिटल बनाया जाएगा। ये सुरक्षित रखी जाए। बहुत सी लाइब्रेरियों में आप लोग जाएंगे, बहुत अच्छी यहाँ लाइब्रेरियां, लेकिन रख रखाव और उसके देख रेख के अभाव में सब बुकें जो हैं देखेंगे दीमक खा जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। आप चले जाइए जो राष्ट्रीय यहाँ कई नेशनल लाइब्रेरी हैं, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, वहाँ पे तो ठीक ठाक है। लेकिन और जगह जाइए, यहाँ पे एक जिला मतलब बस्ती में देखेंगे एक लाइब्रेरी है। जो लोग इधर से आते होंगे बस अड्डा साइड से, उधर एक लाइब्रेरी है। अभी मौका में देखिए क्या उसकी स्थिति है। किस नाम से? हम भी गए नहीं, हम देख रहे थे, हम कभी छुट्टी में जाएंगे। वो कौन बस्ती
जी ऐसे है इधर जीआईसी के बगल ही है। राजकीय वाला सर। हाँ? राजकीय राजकीय पुस्तकालय, हाँ सर वो तो GIC हाँ वही पास है। कुछ नहीं वही कर रहा है ना लाइब्रेरी। पहले भी था ना, अब मोबाइल के आने से लाइब्रेरी का और महत्व कम हुआ है। पहले जितनी लाइब्रेरियाँ थी वहाँ हर मासिक पत्रिकाएं आती थी। जैसे आप लोगों के कंपटीशन के लिए इलाहाबाद में एक एन झा लाइब्रेरी है, वहाँ हर पत्रिका आएगी, हर पेपर आएगा। जैसे एक आता था रोजगार समाचार, सभी लोग देखे होंगे, यस सर। लेकिन अब कहीं मिलता है? नहीं। नहीं मिलता। इतना भी मोबाइल और इंटरनेट का युग हो गया, उसके बिना आप उसको लेंगे तो उसमें आपको ऐसी वैकेंसियाँ मिल जाएंगी जो इसमें नहीं मिलती। कुछ साइड लाइन की वैकेंसियाँ होती हैं जो उसमें मिल जाती है विज्ञप्ति। अगर आप लोग कहीं मिल जाए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं सब, तो उसको खरीदिए मत, महंगा है पेपर, वो 12 रुपये का आता है, लेकिन जाकर उसको देख लिया करिए, पता कर लीजिए कहीं आता हो। सप्ताह में एक बार आता है, एक बार उसको अपना देख लीजिए, जो अपना रहे काम कीजिए, नोट कर लीजिए। मतलब किस दिन में हम कर सकते हैं कि तो एक दिन नहीं संडे को नहीं, उसका वो चलता रहता है 7 दिन का, जैसे चलता रहता है। 7 दिन आ गया फिर अगला 7 दिन का, और उसमें जो भी वैकेंसी आएगी सब रहता है, छोटी छोटी विज्ञप्ति साइट मिल जाएगी, आप खोल लीजिए। ओके सर। उसमें बहुत सी वैकेंसी आती है कि आप ऐसे नेट को खोजते रहेंगे, नहीं मिलेगी। तो केवल तैयारी करने से नहीं, उसमें आपका मेन पर्पज क्या है? नौकरी पाना। यस सर। तो उसको भी देखते रहिए। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर आता है, जिसका ग्रेजुएशन हो गया है वो उसको हर बुधवार को ले लिया करें। उसमें टाइम एसेंट नाम का एक पेज आता है, 2 पेज, उसमें भी वैकेंसी आती है। अधिकतर तो इससे नेट पे मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि आपको वहाँ मिल जाएगी और नेट पर नहीं मिलती। इन वैकेंसियों में क्या होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। हाँ, जानकारी नहीं, उसमें ऑनलाइन फॉर्म अभी भरवाए जाते हैं, डाउनलोड करके भरिए। और जगह जो ऐसे है तो उसमें तो तमाम वेबसाइट ज़्यादा है, तो उसमें तो लड़ना ही है। लेकिन जो साइट की चीज़ें आप उसको देखते रहेंगे, कहीं भाग में टकराया तो हो सकता है आसानी से। अब इसमें अगला वो नोट करिए, तीसरा क्या प्राथमिकता है, और संरचना और निवेश। और संरचना और निवेश, इसमें लिखिए कितना कितना परसेंट है, वो लिख लीजिए, कितना हो जाएगा। पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष, पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की 33% की तीव्र वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ किया जा रहा है। 10 लाख करोड़ किया जा रहा है। ये आंकड़े होते हैं, बड़ा होते हैं, इसे सोचने लगेंगे 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% है। ये जीडीपी का कितना परसेंट है? संरचना में 3.3%। जीडीपी तो पता है ना आप लोग को, उस पूरे जीडीपी का इसमें और संरचना पर कितना खर्च हो रहा है? 3.3%। और जितना पिछले साल वो था उसका, उसमें कितनी वृद्धि की गई है? 33%। जो पिछले साल धन का आवंटन हुआ था उसमें वृद्धि कर दी गई 33%। देखिए इसमें फिर बांटा गया इन राज्यों को कितना मिलेगा और क्या होगा, जैसे देख लीजिए इसको हम इसमें और लिखा कर रहे हैं। और सुन लीजिए पहले तो और संरचना में तेजी लाने के लिए नीतिगत कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करते 1.3 लाख करोड़ का उल्लेखनीय रूप से परिव्यय किया जाएगा। राज्य सरकारों के लिए
50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और 1 वर्ष जारी करने का निर्णय लिया गया। राज्यों को 50 वर्ष तक के लिए ऋण दिया जा रहा है और वो ब्याज रहित था, उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। उसमें बिना ब्याज का, ब्याज रहित, कि जो केंद्र सरकार ऋण देती है 50 साल के लिए, उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। ये होता है ना कि कुछ योजनाएं चलती रहती हैं, कोई देखेंगे कितना समय है, अगर वो नहीं पूरी हुई तो फिर कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, रुकिए बताते हैं इसको कैसे लिखिए। और संरचना में तेजी लाने के लिए इसमें जो फैक्ट है ना, इसको आप लोग इसी तरह याद रखा करिए। 10 लाख करोड़ को इसको वैसे लिख लीजिए, 10 लिख के 3 लाख करोड़ वैसे लिखेंगे तो याद रहेगा। यस सर। और वैसे लिखने लगेंगे 10 लाख करोड़ 0 0 देके सब तो भूल जाता है। भूल जाएगा, वो याद नहीं रहेगा। तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ के 1.3 लाख करोड़ के बड़े परिव्यय के साथ, परिव्यय क्या होता है? जो खर्चा होता है राज्य सरकारों के लिए पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्ष और 1 वर्ष, जैसे चल रहा था और 1 वर्ष का मतलब क्या हुआ? पहले चल रहा था, इसको और बढ़ा दिया गया और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। जैसे इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो राज्यों का जो 50 वर्षीय ब्याज ऋण मिलता था बिना ब्याज के, वो कितने वर्ष के लिए फिर बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए। जैसे जो ये राशन योजना थी, देखिए फिर इसको बढ़ाया जाता रहा है ना, उसी तरह योजना चल रही है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये योजना पहले से चल रही है, इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। देखिए इसमें और चीजें की गई, इसमें कोई वो नहीं है, बता दे रहे हैं, नोट कराने लायक होगा तो बताएंगे। जैसे इसमें और संरचना में क्या होता है, बताए थे ना कि जो भी निर्माण और सब चीजें, इसमें हवाई अड्डों के लिए सुधार लाने के लिए, सड़कों पे सुधार लाने के लिए और भी धन आवंटन किया गया है। इसमें जो ये देखिए, ये नोट करिए, राज्यों को यूआईडीएफ का उपयोग करते समय, इसका फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, इसमें है यूआईडीएफ का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रभारों को लागू करते हुए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ, इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वें वित्त आयोग के साथ साथ मौजूदा स्कीमों के लिए धन जुटाने का प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ साथ मौजूदा स्कीमों से धन जुटाने का प्रावधान किया गया है। देखिए यूडीएफ क्या है? यूआईडीएफ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट फंड, इसका हिंदी भी है शहरी अवसंरचना विकास निधि। शहरी अवसंरचना विकास निधि। मतलब ये शहरों के लिए जो शहरीकरण के लिए, फिर गांव से भी शहर में जैसे ग्राम पंचायत हैं वो बन रहे हैं, उनके लिए सब योजनाएं थी। जो तेजी से उभरती सिटियां हैं, जैसे अभी 100 स्मार्ट सिटी चुनी गई। इसमें कई शहरों को उसके करने के लिए कई स्तरों को होता रहता है, योजनाएं होती। कुछ मेगा सिटी हैं भारत में, और कुछ महानगर हैं, मेगा से भी है वो। तो महानगर यहाँ कौन कौन है? 4 महानगर आते हैं। गोरखपुर तो है, जैसे पूरे भारत का जो सबसे बड़े वो माने जाते हैं मद्रास, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। और इस तरह के महानगर गोरखपुर को कहिए, बनारस को कहिए, दूसरे हैं। इसमें होता है मेगा सिटी। जब आप लोग इसमें जनसंख्या पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे नहीं अभी, तो उसमें 10 लाख ही शहर जो होते हैं उनको मेगा सिटी कहा जाता है। अब भारत में 2011 के जनगणना की बात चली रही, उसमें कितने थे मेगा सिटी? 57 थी। एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी अब की बार की जनगणना तो कोविड की वजह से लेट हो गई। और सबसे छोटा मेगा सिटी कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा। एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा था, 10 लाख ही शहर जिसको कहा जाता है। अब की बार आएगा तो बहुत से हो जाएंगे। इलाहाबाद सबसे छोटा 10 लाख ही शहर था, इलाहाबाद। एक क्वेश्चन पुराना हो गया, हो सकता है पूछ ले तो। अभी भी जो आंकड़े आएंगे आप 2011 का ही जनगणना रहेगा। 21 की तो अभी 23 आ गया, अभी चली रही। अभी कुछ कंफर्म भी नहीं हुआ इसका। कभी आए थे आप लोग क्या कोई जनगणना? मुश्किल है कि जनगणना है वो। देखिए इस पे है, जैसे फंड हो गया है सब। इसी तरह 100 स्मार्ट सिटी थी, उसमें भी स्मार्ट सिटियों में भी कैटेगरी थी कि उसमें अभी चुना गया है कि उसमें भी सबसे अच्छा कौन प्रबंधन को किया। जैसे यहाँ पे इलाहाबाद चुनी गई है। उसमें क्या है कि जो सड़क है अगर बन रही है, जैसे आप लोग की सड़क है पक्की, इसमें बीच बीच में आप लोग देखेंगे डिवाइडर बना है तो बहुत कट है। कोई ऐसे बाइक आता है इधर घुसा दिया, कोई इधर मेगा। उसमें स्मार्ट सिटियों में जो है एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक कोई कट नहीं रहेगा। और सड़कें बहुत चौड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा चौड़ी, जिसका जैसा वो है। अब ये थे सब शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक। और इन उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए कितना धन जारी किया गया इसमें नोट करिए, जो भी लिखवाए हैं हम ऊपर। शहरी अवसंरचना विकास निधि के लिए, इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष है। ये हो गया तीसरा इसका कदम, अवसंरचना और निवेश। अब हम लोग का 4 बच गया ना। यस सर। 7 कृषि में यस सर। सक्षमता को लाना, प्राथमिकता में हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। इसके बाद बजट अनुमान बचेगा। बजट अनुमान में आंकड़े हैं कि जैसे कितना अब की बार वो किया जाएगा कि हम कितना विकास दर, ग्रोथ रेट पाएंगे। एक अनुमान लगाया जाता है। आरबीआई कुछ करती है, वित्त मंत्रालय कुछ करती है, विश्व बैंक आप लोग सुनते होंगे कि विश्व बैंक करती है, IMF है। हम IMF क्या होगा प्रोग्राम? इंडियन मॉनेटरी फंड, वो भी सत्ता जारी करता है। और विश्व बैंक है वो भी जारी करता है। तो सब अपना क्या जारी करते हैं? अनुमानित ग्रोथ रेट। जैसे अभी पिछले उसमें भारत सबसे तेजी से विकसित करने वाला होता, कोरोना के बाद भारत की ग्रोथ रेट
सबसे नीचे गई कोरोना के समय माइनस चली गई थी कितनी, -4 नहीं 23%, 23% जो पहला आंकड़ा आया। लेकिन जब उसके बाद ग्रोथ हुई तो बहुत सबसे तेजी से उभरने वाली। मान लीजिए 1% वही आ गई तो माइनस तो 23 आई, 0 आएगी तब तो 1 होगा। Yes, sir. उसके बाद कोरोना के बाद भारत बहुत तेजी से विकसित करने वाली अर्थव्यवस्था में आएगी। इतना घट जाएगी, जो चीज़ बहुत घट जाएगी वो बढ़ेगी भी तो उसी तरह। जैसे आप लोग को कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए बुखार हुआ, आपका रेट वो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब सामान्य होगा तो बहुत तेजी सामान्य होगा ना। Yes, sir. तो यहाँ की ग्रोथ रेट कोरोना काल में मतलब सबसे ज़्यादा माइनस अमेरिका की से भी ज़्यादा हो चली गई। जब कितना थी नहीं पता, हमको आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन यहाँ की ग्रोथ रेट -23% कोविड के बाद 21 में। अच्छा, उसके बाद बढ़ने की रेट जो है सबसे अधिक है। तब इसको हम कल देखेंगे, अगली हेडिंग डाल दीजिए, क्योंकि सलाह दिया होंगे। चलिए तब इसको नोट कर लीजिए, देखिए हेडिंग डालिए, सक्षमता को सामने लाना। इसमें नोट करिए क्या क्या इसमें सक्षमता को सामने लाना। विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना, ये सक्षमता को सामने लाना, जो हमारी शक्ति है उसको हम सामने लाएं। क्या जैसे कहा जाता है कि ये इस काम में सक्षम है, तो सक्षम कैसे हैं आप, जब उसको आप दिखाएंगे तब ना। मैं आप लोग कहूँ कि आप लोग सिविल सर्वेंट बनने के लिए, IAS और PCS निकालने के लिए सक्षम है। सक्षम आप में तो क्षमता है, लेकिन उसको अप्लाई करिए, ला दीजिए, जिसे रिजल्ट देंगे तो वो जो है सामने आ जाएगा। यही चीज है सक्षमता को सामने लाना। इसमें लिखिए, विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा, जन विश्वास विधेयक पेश किया। इसमें 42 जो है केंद्रीय कानूनों में क्या होगा, संशोधन। तो उसको किस नाम से वो किया गया, 42 को जन विश्वास। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय कानूनों में जो संशोधन के लिए कौन सा विधेयक लाया गया, जन विश्वास। उसमें कितने एक्ट हैं, 42। ऐसे इसका क्वेश्चन बनता है। पर बजट में यही सब पूछेगा, आंकड़ा तो पूछेगा तो रटने की चीज है, 1-2 पूछ लेगा, लेकिन ये सब चीजें जो होती हैं, कोई विधेयक है, कोई योजना है, वो ज्यादा आगे है। सप्त ऋषि है बहुत, ये तो एकदम मूल चीज है। अगर ये कोई क्वेश्चन गलत करके आए तो उसको ये है कि ये माफी लायक नहीं है। जैसे पढ़ के बजट जैसे उसका इस बजट का मुख्य आधार ही क्या है, सप्त ऋषि। अब आगे इसमें नोट करिए, जन विश्वास समझ में आ गया ना क्या है। 42 केंद्रीय कानून है। इसके पहले भी कुछ केंद्रीय कानूनों को इंडिया गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया, बहुत से कानूनों को। कई किए कानून जो हैं किसी काम के लिए, बहुत से यहाँ कानून बने, हर चीज पे कानून है, लेकिन उनका कोई अप्लाई नहीं होते, तो उनको कई किए कानून जो है मृतप्राय हैं, इसको समाप्त कर दिया गया है। और ये जो कुछ कानून है, 42 कानून है, इनमें संशोधन किया जा रहा है। और इस किस नाम से वो किया गया, इसको जन विश्वास। अगला हेडिंग इसी में डालिए, पॉइंट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए
उत्कृष्टता केंद्र, इसको हम कल करेंगे, ठीक। यस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र।